तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको आपकी फैमिली भी इस नज़र से देखती है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा इसमें, टाइम वेस्ट है, कुछ और कर लो। पढ़ाई मेरी एक्चुअली काफ़ी गड़बड़ सी रही है। अच्छा। तो जब मैं 13 साल तक की थी तो मैं गांव में रहती थी। दोस्तों, आज की जो स्पेशल गेस्ट है वो एक लेडी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद का एक स्टार्टअप ओपन किया है जिसका नाम है taxationhelp.in। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके इस जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे बाकी के लोग भी अगर कुछ ऑनलाइन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उनका नाम है मिसेस नेहा नागर। तो स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश, थैंक यू सो मच। मैम, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने शब्दों में कुछ कहें मेरी ऑडियंस के सामने। Okay. Satish, I am a content creator and an entrepreneur also. And apart from that, I am working towards financial literacy in India. एंड मेरा जो कंटेंट होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। एंड मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट करती रहती हूँ। तो पर्पस तो यही है मेरा कि मेरा बिजनेस भी प्रमोट होता रहे और लोगों की मदद भी होती रहे। राइट। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया जैसे taxationhelp.in। तो इसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली MBA के बाद मेरी जॉब लग गई थी IIFL सिक्योरिटीज़ में, दैट वाज इनटू स्टॉक मार्केट। ओके। एंड वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। 1 साल जो मैंने फर्स्ट 1 साल था उसमें काफ़ी कुछ सीख लिया था स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे काम करते हैं। बट देन उसके बाद मेरा जो वर्क था वो रिपीटेटिव हो रहा था, मतलब एक ही टाइप का काम मैं वहाँ पर कर रही थी। तो वो और फिर वहाँ 9 घंटे देने होते हैं, तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ओके। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी स्टार्ट की कि मैं बिज़नेस करूँ तो किस में करूँ। एडवाइजरी में मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा बिज़नेस करूँ जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से या ज़ीरो से स्टार्ट हो सकता है एंड मैं इजीली कर सकती हूँ, राइट। तो फिर मैंने फाइनेंस से रिलेटेड ही टैक्स कंसल्टेंट का बिज़नेस चुना एंड मैंने अपनी टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करी। एंड ये ऑनलाइन ही स्टार्ट की थी मैंने, पहले एक वेबसाइट के थ्रू गूगल मैप पर अपने आप को लिस्ट करके। फिर वहाँ से थोड़े बहुत क्लाइंट आने लगे थे, सही चल रहा था। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी फिर 1 महीने बाद ही। एंड देन फिर 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था 2020 में, राइट। तो फिर वहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो गई बिज़नेस को चलाने में, रेंट वगैरह, ऑफिस का, स्टाफ का, ये सब। तो फिर मैंने सोशल मीडिया की मदद ली अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस बनाने लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग टैक्सेशन, फाइनेंस, जो भी हमारी सर्विसेज थी वो भी बनाती थी। एंड जो लोगों को सुनना है, यानी कि जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो 1-2 मैंने बनाई, वहाँ मैंने कॉमेंट्स वगैरह पढ़े, तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा गैप है अभी फाइनेंशियल लिटरेसी में। हाँ। तो मैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करते करते जो मेरे पास क्वेरीज आती गई, लोग फाइनेंस के बारे में जानना चाहते थे, लोग टैक्सेस के बारे में जानना चाहते थे, तो वहाँ से फिर मैं और वीडियोस बनाती गई और धीरे धीरे बिज़नेस के साथ साथ मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ग्रो करने लगा। तो उस वक्त मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी। 2 महीने में मेरे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। बट फिर 2 महीने बाद एक्चुअली टिकटॉक भी बंद हो गया था। देन अगेन आई वॉज सिटिंग एट ज़ीरो, क्योंकि मैंने कहीं अपने आप को ना तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा किया था, ना इंस्टाग्राम पे, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो मैं एक ही जगह फोकस कर रही थी, क्योंकि एक भी नहीं, 2 फोकस थे, एक तो बिज़नेस था, एक कंटेंट क्रिएशन था। तो मैंने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी कंटेंट क्रिएशन की कि मैं और कहाँ स्टार्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई थी जब टिकटॉक बैन हो गया था। एंड देन फिर मैंने इंस्टाग्राम पे फिर से स्टार्ट किया एंड अब मेरे 4 लाख हो गया फॉलोअर्स। ग्रेट मैम। तो लाइक काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। वैसे भी मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपने खुद का एक तो प्रोडक्ट बनाया ऑनलाइन एंड उसको प्रमोट करने के लिए आप कंटेंट भी बना रहे हो, वो भी ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप कंटेंट के थ्रू आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट मार्केटिंग आप कर रहे हो। इसके लिए आप ज़्यादा आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि पेड मार्केटिंग नहीं करने पड़ते होंगे आपको, और आपको ऑर्गेनिक क्लाइंट्स मिल जाते होंगे, राइट? राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ एक्चुअली सभी बिजनेस कर रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो।
तो अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जैसे कि सतीश जी आप है, आप काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो अगर आप ही अपना कोई बिजनेस साइड बाय साइड प्रमोट करने लग जाएंगे तो वो आपकी खुद ही डबल ब्रांडिंग हो जाएगी, एक तो आपकी भी और आपके बिजनेस की भी। तो ये हाँ, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि वो कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशली अपने बिजनेस को तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैम ज़्यादातर जो कंटेंट मैंने देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं, और वहाँ पे आप ज़्यादातर इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंस से ही रिलेटेड आप चीज़ों के बारे में बात करते हो। तो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में अगर आप कुछ शेयर करोगे, कब शुरुआत हुई थी और कैसे हुई थी, अभी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में भी अगर आप बताना चाहो हमारी ऑडियंस से। इन्वेस्टिंग की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं IIFL सिक्योरिटीज़ में प्लेस्ड हो गई थी, यानी कि MBA के डायरेक्ट बाद। एक्चुअली MBA के बाद भी मैं श्योर नहीं थी कि मुझे जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनश्योर टाइप की रही हूँ कि मुझे नहीं था। पहले MBA से पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। तो MBA के बाद, MBA के टाइम पर IIFL सिक्योरिटीज़ नाम का बोर्ड पर लगा हुआ था नोटिस कि आ रही है। तो मैंने ऐसे ही देख के कि चलो इसके लिए अप्लाई कर देता था। वो पहली कंपनी थी जो मैंने अप्लाई की थी कि सिक्योरिटीज़ में है। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, क्या होता है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पर 1-2 राउंड हुए, थोड़ा सा मैं पढ़ के चली गई थी। तो वो क्लियर होने के बाद जब मैं जॉब लगी तो तब मेरे को स्टॉक मार्केट की एक्चुअल जो सिचुएशन थी वो दिखाई दी कि होता क्या, कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पर जो मेरा काम था वो था वेल्थ मैनेजमेंट। तो हम क्लाइंट्स से भी मिलते थे, क्लाइंट्स की वेल्थ पोर्टफोलियो वगैरह चेक करते थे कि उनकी पोर्टफोलियो में क्या है, क्या चीज़ रिमूव की जा सकती है, क्या चीज़ ऐड की जा सकती है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद भी इंटरेस्ट आने लगा। तो जो पहले कुछ महीने थे तो तब तो मैंने सिर्फ सीखा, वहाँ पर क्लाइंट्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। वो अपनी एक्सपीरियंस बताते थे कि उन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर ये ऐसे हो गया था। और कुछ बहुत नेगेटिव क्लाइंट्स भी मिलते थे जो बिल्कुल एकदम स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहते थे, जो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने बिजनेस में ही करते थे। तो वहाँ पर उनका पोर्टफोलियो भी हम मैनेज करते थे और हम उन्हें ट्राई करते थे कि वो इक्विटीज़ की तरफ आए। तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा इक्विटीज़ के बारे में। तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आया कि मुझे खुद भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं सुनती थी अपने क्लाइंट्स की बातें कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना यहाँ से आ रहा है, इतना वहाँ से। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई। उसके बाद मैंने भी कुछ पोर्टफोलियो ऐड किए। तो मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वहाँ पर, उनके कुछ पोर्टफोलियो के नाम थे स्टॉक्स के, तो वो ज़्यादातर मीटिंग्स में या हमारे सामने लेते रहते थे उन स्टॉक्स के नाम को। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगे कि अच्छा इस तरीके से। तो वहाँ मैंने 10 स्टॉक पिक किए थे और 10 स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया था, थोड़ा। तो हाँ, तो इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, तो मैंने कभी वो बेचे नहीं है, वो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। और ट्रेडिंग का मैं कभी ना तो मैंने अपने ऑफिस में किए ना उसके बाद किए, तो मैं इन्वेस्टिंग ही करती हूँ। और इन्वेस्टिंग में मेरे 10-12 स्टॉक्स है और वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड किए हुए हैं। एंड फिर अब जब 2020 में क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा बज़ बना था, न्यूज़ में आया था, तो तब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो तब थोड़ा बहुत मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। बाकी जो गोल्स है अब जो नेक्स्ट है वो है रियल एस्टेट की, वहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे पार्क करना चाहिए, तो मैं उसकी तरफ काम कर रही हूँ। तो अभी यही मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो जैसा कि आपने बताया आप स्टॉक्स में कर रहे हो और क्रिप्टो में भी आपने थोड़ा बहुत किया है, एंड रियल एस्टेट में आप करने वाले हो, और म्यूचुअल फंड में भी आपने किया है। यस स्टार्टिंग तो म्यूचुअल फंड से ही होती है। तो म्यूचुअल फंड है, इक्विटीज है डायरेक्ट, और जो भी हमारे पोर्टफोलियो होता है फाइनेंस का, जिसमें कि इंश्योरेंस भी आते हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी आते हैं। बॉन्ड्स की ज़्यादातर नॉलेज होती नहीं है लोगों को, बट बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है इंटरेस्ट का। तो मैंने 1-2 बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया है। हमारा खुद का भी था IIFL सिक्योरिटीज़ का बॉन्ड, तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और इसमें पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। दोस्तों, ये 30 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जहां पर 19 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर ऑन बोर्ड है। दोस्तों, यहाँ पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने हैं। अकाउंट ओपन करते ही दोस्तों आपको मिलेगा स्टॉक एडवाइजर, जो आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको देना है सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर आप मोतीलाल ओसवाल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मिलेगा 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट, जिसमें होगा AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक।
तो दोस्तों अभी अपना अकाउंट ओपन करें, नीचे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपका जो बिजनेस है टैक्सेशन हेल्प, तो इसमें क्या क्या काम होते हैं, अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहें। टैक्सेस से रिलेटेड सारे काम, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स की रिटर्न हो गई, आपको बिजनेस रजिस्टर कराना है अपना, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड उसके जितने भी बाकी के कॉम्प्लाइंसेस होते हैं एमसी के, वो सब हम कर रहे हैं। तो लीगल हो या टैक्सेशन हो, हमने सारी ही सर्विसेज ऐड कर ली है और अब तो हम मार्केटिंग में भी आ गए हैं। तो इनिशियली आपको क्या चैलेंजेस आए थे जब इस तरह का आपने बिजनेस शुरू किया था? तो इनिशियली एक्चुअली लोग सोचते हैं कि CA CS या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं बड़ा। अच्छा। राइट। तो मुझे डिग्री की कमी स्टार्टिंग में फील हुई थी, क्योंकि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके पास, मार्केट में जितने भी लीडर्स वगैरह है, सबके पास डिग्री है। राइट। तो मुझे सबसे बड़ी कमी तो पहले डिग्री की ही फील हुई थी कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं कैसे आगे कर पाऊंगी। बट ऑनलाइन जब मैंने देखा चीज़ों को, मैंने गूगल मैप पर अपने आप को लिस्ट किया, वेबसाइट बनाई, तो वहाँ पर डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। लोग सिर्फ सर्विसेज देखते हैं, प्राइस देखते हैं और कैसी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो डिग्री एक टाइम तक इम्पोर्टेंट थी, मुझे लगा था, बट एक पॉइंट के बाद मुझे नहीं लगा कि डिग्री इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो ये, एंड देन सेकंड जो हम सबका चैलेंज रहता है कि फैमिली को कैसे कन्विंस करे, तो वो मेरे साथ भी था। मेरी फैमिली हमेशा गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ी रहती है। अभी भी मेरे को 2 साल हो गए हैं, मतलब फिर भी गवर्नमेंट जॉब। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही करें। राइट। उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी चाहे तुम कितना ही कर लो। तो मेरे पापा अभी भी व्हाट्सएप करते रहते हैं, फोटोग्राफ खींच के न्यूज़पेपर में कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, तो वो उनका चलता रहेगा। तो सेकेंड चीज़ ये थी। फिर थर्ड जो रहता है, आई थिंक स्पेशली विद वुमेन, थोड़ा टाइम का इशू रहता है कि कितना टाइम तुम कहाँ दे रहे हो। एंड देन फिर तुम मीटिंग्स पे जा रहे हो अगर किसी के यहाँ पर, तो वहाँ मीटिंग में जाने पर पेरेंट्स को बताओ। और इवन क्लाइंट प्लेस भी काफ़ी अजीब सी जगह पे होते थे कई बार, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी हमने विजिट किया है क्लाइंट के प्लेस पर, तो थोड़ा लोकेशन का या टाइमिंग का इशू रहता है। तो ये 2-3 इशू है। और एक फोर्थ होता है कि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज में स्टार्ट कर रहे हो तो बिना इन्वेस्टमेंट आप इजीली कर सकते हो। तो ये 4-5 इश्यूज आए थे, बट थैंकफुली अभी तो आई एम डूइंग गुड। ओके मैम, तो जैसा कि मैंने आपके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था कि आपकी अर्ली एज में शादी हो गई थी, लाइक पढ़ाई के बाद ही आपकी शादी हो गई थी। तो शादी के वजह से आपके इस स्टार्टअप में कुछ इशू आया, आप इसको लाइक कैसे कर पाए, क्या चैलेंजेस आए आपको, अगर शादी की वजह से कुछ आए क्या? एक्चुअली स्टार्टिंग में रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम खुद ही डरे हुए होते हो कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड देन जब तुम खुद ही डरे हुए हो तो शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों ही फैमिली को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि पहला तो ये कि पहला तो तुम ये कन्विंस करो कि तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, तो पहले वहाँ डिफ़िकल्टी आई। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब नहीं तुम बिज़नेस करना चाहते हो, फिर वहाँ डिफ़िकल्टी आई। फिर शादी के बाद तुम बिज़नेस करना चाहते हो, वहाँ डिफ़िकल्टी आई। तो जब तक तुम खुद कन्विंस नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको आपकी फैमिली भी इस नज़र से देखती है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा इसमें, टाइम वेस्ट है, कुछ और कर लो। तो ये हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। एंड वेदर मेरी फैमिली हो या इन लॉज हो, तो स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने या कहूँ कि 6 महीने, तो सभी वर लाइक कि नहीं करना चाहिए। एंड देन फिर जब तुम थोड़े बहुत ग्रो करने लग जाते हो तो फिर वो बोलना बंद कर देंगे इस बारे में। हाँ, बट सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलना बंद कर देंगे। हाँ, बट फिर तुम और अच्छा करते हो तो फिर थोड़ा सा वो मुस्कुराने लगेंगे, मतलब उनके फील होने लगता है, बट तब भी खुल के हाँ कोई नहीं करता है। तो जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, फैमिली का ऐसा सपोर्ट शायद नहीं मिलता है इन चीज़ों में। ओके, तो अभी आप ये इंटरव्यू दे रहे हो, जब वो देखेंगे वीडियो तो उनका क्या रिएक्शन होगा? उनको पता है कि मैं क्या बोलती हूँ और क्या मैं फील करती थी पहले। तो मेरी फैमिली तो वैसे भी कमरे में बैठ के सुनती रहती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो दे आर लाइक ओके ठीक है।
मैंने बताया ना स्टार्टिंग के 6 महीने आपको रिजेक्शन मिलेगा उनकी तरफ से कि मत करो, फिर स्टार्टिंग में, फिर जो आगे के 6 महीने उनमें वो चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जब आप थोड़ा और ग्रो करोगे तो फिर वो सपोर्ट में आ जाते हैं। तो मेरी अब वो वाली सिचुएशन है कि अब वो सपोर्ट में आ चुके हैं। तो आप ये बताना चाहोगे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो MNC में जॉब करते हैं। ओके, जॉब करते हैं। तो हाँ। तो वो फिर आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि घर को भी मैनेज करना, साथ ही साथ कंटेंट बनाना, उसके बाद अपना बिजनेस देखना, तो कैसे आप मैनेज करते हो? स्टार्टिंग में क्या था कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक फिर भी मैनेज हो रहा था कि मैं भी ऑफिस गई, हस्बैंड ही अपने ऑफिस चले गए। बट फिर जब लॉकडाउन लग गया तो तब से तो मैं घर पे ही हूँ, तो तब से तो मुझे और भी ज़्यादा आसान हो गया है। okay. तो मैं घर पे ही ऑलमोस्ट वर्क करती हूँ, तो ऑफिस भी ऐसा रेगुलर नहीं जाना होता है। वर्क फ्रॉम होम दे दिया सबको कि इट्स सेफ एंड इजी रहता है वर्क फ्रॉम होम देना। तो अभी टाइम मैनेज करने में कोई इशू एज सच मुझे नहीं आया अभी तक। ओके मैम, एक सवाल रह गया था मेरा जो पहले मुझे पूछना चाहिए था आपके एजुकेशन के बारे में, लाइक आपकी पढ़ाई के बारे में अगर आप बताएं क्या क्या आपने पढ़ाई करी है, किस बारे में करी है? अच्छा ओके, अगर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँ तो मैंने पढ़ाई मेरी एक्चुअली काफ़ी गड़बड़ सी रही है। अच्छा। तो जब मैं 13 साल तक की थी तो मैं गांव में रहती थी। हमारा गांव है कचड़ा, गुजरों का गांव है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में, यूपी में। तो वहाँ पर, हाँ यूपी में, तो वहाँ पर क्या है कि 1-2 साल, मतलब जो फर्स्ट सेकंड क्लास है वो मैंने अपने किसी फैमिली के स्कूल में कर ली थी, मतलब फैमिली मेम्बर का स्कूल था, राइट। एंड देन फिर उसके बाद 1-2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। तो जो गांव की जो लाइफ होती है ना एक्चुअली, कि स्कूल चेंज होते रहना, कभी हिंदी मीडियम कभी इंग्लिश मीडियम, तो उस टाइप की एजुकेशन रही है। तो जो स्टार्टिंग स्टेज थी मेरी 6-7 क्लास तक, वो काफ़ी अजीब सी रही है मेरी एजुकेशन। कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी ये स्कूल, कभी वो स्कूल, यानी कि हर दूसरे साल, आई थिंक हर साल मेरे स्कूल चेंज हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसके बाद फिर जब हम गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए थे, मैं और मेरे पेरेंट्स, तो उसके बाद फिर यहाँ पर स्कूल्स में बहुत डिफरेंस था, वहाँ के स्कूल्स में और यहाँ के स्कूल्स में। तो मैं 7th क्लास में फेल भी हो गई थी क्योंकि मैं कोऑपरेट नहीं कर पाई थी। ये इंग्लिश मीडियम थे बिल्कुल यहाँ पर। तो जब मैं फेल हो गई थी, जब तक मैं 6th क्लास तक थी तो तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। जब 7th क्लास में यहाँ कर मैं फ़ेल हो गई और मैंने गाज़ियाबाद को थोड़ा बहुत देखा, सिटी में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। और मैंने कहा कि अब तो मैं फ़ेल नहीं हो सकती हूँ। तो 8th क्लास से मैंने थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट की, अपनी इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे लगने लगा कि इंग्लिश ही सब कुछ है। तो इंग्लिश वगैरह पे सीखा और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 8th 9th 10th में मेरे ठीक मार्क्स आने लगे थे, मतलब पासिंग मार्क्स। 10th में फिर 70 के आसपास क्रॉस किए थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 70% आ गए हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए थे। बट फिर से पेरेंट्स को लगा कि काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उन्होंने मेरा फिर दाखिला DPS स्कूल में करा दिया, और भी अच्छे स्कूल में। अब वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, जो पुराना स्कूल था उसमें डिफरेंट कल्चर था। तो वहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत 11th में मैं डगमगा गई, मेरे को थोड़ा बहुत इशू होने लगा कोप अप करने में, बट स्टिल मैंने फिर भी 70% के आसपास आ गए। फिर 12th में भी 78 आए थे और टॉप 5 में 80%। तो इस तरीके से मेरी एजुकेशन हुई थी एक्चुअली 12th तक। फिर मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ, कि मैंने अपना ग्राफ देखा कि मैं कितना नीचे से फिर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने CA चूज़ कर लिया 12th के बाद। तो मुझे लगा कि मैं CA कर लूँगी। तो CA में भी 1-2 लेवल मेरे क्लियर हो गए थे, जो हमारा IPCC होता है। उसके बाद वाला जो लेवल था वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने वहाँ 3 साल दिए अपने CA को, प्रिपरेशन की और CA के अंडर काम भी किया था। तो जब मैंने CA के अंडर काम किया था, वहाँ से मैंने टैक्सेशन वगैरह की चीज़ें, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें सीखी थी वहाँ पर 3 साल। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने CA के अंडर कुछ ही साल काम किया था, तो बट फिर मुझे एग्ज़ाम देने थे, तो मुझे घर पे बैठना पड़ा 1-1.5 साल। तो जो घर पे बैठने वाला टाइम था और तुम फेल हो रहे एग्ज़ाम में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए और फैमिली के लिए भी। तो फैमिली को सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है जब तुम फेल होते रहते हो बार बार। तो उससे पहले फैमिली थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई थी कि नेहा अच्छा कर रही है, कर लेगी कुछ ना कुछ। तो उनको थोड़ी सी
होप बढ़ गई थी। फिर फैमिली बोलने लगी कि सीए रहने दे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बात तो मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, तो उससे बहुत ज़्यादा फैमिली अपसेट भी हुई थी। तो उसके बाद फिर जब 2 साल और बीत गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, डिप्रेशन वाला स्टेज जो होता है उस टाइप का प्रॉब्लम, कि तुम करियर को लेके इनसिक्योर होने लग जाते हो। एंड देन फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली सब से जो कनेक्शन था वो थोड़ा टूट जाता है जब तुम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो और खुद के ही लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो वो वाला पॉइंट जो था लाइफ में वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। फिर उसके बाद मुझे फैमिली बोलने लगी कि शादी, मतलब शादी 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 शादी, फिर ये वाला घर में कहानी स्टार्ट हो गई थी। तो शादी से बचने के लिए फिर मैंने MBA में एडमिशन ले लिया था, कि मैंने कहा कि MBA कर लेती हूँ, MBA करके जॉब कर लेती हूँ, सेफ एंड सिक्योर है। बट फिर MBA की भी फ़ीस घर से ले पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि कैसे बोलोगे तुम इतना फेल होने के बाद फिर MBA में पैसे फूकना तो कोई सही बात नहीं है। तो इस तरीके से फिर फैमिली ने MBA के लिए भी मना ही किया था, बट धीरे धीरे मैंने कन्विंस कर लिया था और मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर बहुत कम फीस है, 2-2.5 लाख थी MBA की फ़ीस। तो वो मैंने चुना कि चलो फीस भी कम है और कॉलेज भी ठीक ठाक है, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। फिर वहाँ क्योंकि कुछ ना कुछ नया फाइनेंस ही लिया था, MBA फाइनेंस। हाँ, तो वो मैंने एडमिशन ले लिया फिर MBA फाइनेंस में, और वहाँ मैं थोड़ा बहुत सीखने लगी। और क्योंकि 3 साल मैं घर पे बैठ चुकी थी और फिर MBA में एडमिशन लिया, तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे। मैं चीज़ें और एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा 2 साल में। सिर्फ क्लासेस में नहीं सीखा, क्लासेस के बाहर बहुत कुछ सीखा। जैसे जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर सेल है या CSR की एक्टिविटी था, सब में मैं पार्टिसिपेट करने लगी। इवन डांस शोज वगैरह में, जो बिल्कुल मुझे आता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि यही 2 साल है मेरे पास, तो जो जीना है, जो करना है, वो इन्हीं 2 साल में करना है। तो जो कुछ मुझे नहीं भी आता था मैं उनमें भी कंपटीशन में पार्ट लेती थी, भले ही मेरी बेइज्जती हो रही हो। आई थिंक ये सारी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों का ये ऐसा ही होता है कि यार शादी से पहले जो करना है कर लो, बाद में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ऐसा ही रहता है सबका। हाँ, बहुत डर रहता है ना हम यंगस्टर्स में कि शादी ना हो जाए और तो वही डर मेरा भी था एक्चुअली। तो इसीलिए जब MBA में चांस मिला तो मैंने काफ़ी चीज़ों में अपने आप को एक्सप्लोर किया, सीखा काफ़ी चीज़ें, कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। एंड फिर मैंने कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स में भी पार्ट ले लिया था साइड बाय साइड, क्योंकि फेसबुक उस वक्त हम चलाने लग गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशंस आती थी मुझे कि ये कंपटीशन हो रहा है मॉडलिंग का, तो मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ मैं जीत गई थी, मिस फेस ऑफ NCR में। उसके बाद फिर मुझे एक जी म्यूज़िक एल्बम भी मिल गई थी जिसमें मैं लीड एक्ट्रेस थी। क्या बात है। एंड मैरी कॉम के साथ एक ऐड भी मिल गई थी। काफ़ी सारा काम मैंने फिर मॉडलिंग में भी किया था MBA के दौरान ही, और फैमिली को पता नहीं था बट उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है, फैमिली तो सोच रही होगी कि MBA ख़त्म हो और फिर शादी हो जाए, एंड देन डन तो बट फिर क्या हुआ कि MBA कंप्लीट होते होते फिर जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो IIFL सिक्योरिटीज़ में मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैंने कहा यही कर लेते हैं, सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि पता था कि एक्टिंग और मॉडलिंग में इतना सपोर्ट मिलने वाला है नहीं फैमिली से, और तुम पहले इतने फेलियर देख चुके हो, अब डिसअपॉइंट कर चुके हो, तो शायद तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। अगर तुम स्ट्रांग हो अंदर से तो तुम फिर कुछ भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें लग रहा है तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो तो बेटर है कि सेफ एंड सिक्योर वाला रास्ता चुनो, और मैंने वही किया। मैंने MBA के बाद जॉब ही चुन ली। हाँ। और मुझे इसलिए भी जॉब चुननी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली जल्दी से शादी कर दे। तो मेरी जो भी मेरे को पहली कंपनी दिखी IIFL सिक्योरिटीज़, मैंने उसका इंटरव्यू दिया, मैंने जॉब पकड़ ली फास्ट। तो इस तरीके से मेरी ये पूरा एजुकेशन का रहा था। तो मैम एक चीज़ हमें बताइए कि जो आपके इस बिजनेस में कितने टीम मेंबर्स हैं, टोटल कितने लोग हैं? हम सिर्फ 7 लोग हैं, सिर्फ 7 लोग हैं अभी। 7 लोग हैं, ओके। तो अगर आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, एक मोटा मोटा आइडिया। रेवेन्यू का मैं बताऊं तो अभी हमारा फोकस एक्चुअली एक्सपेंशन पर ही है। तो अभी तो 2 साल भी नहीं हुए हमें स्टार्ट किए हुए, बट अगर जवाब देना हो तो 6 फिगर्स पर मंथ आप समझ सकते हैं अभी जो चल रहा है। अभी हम फोकस्ड है एक्सपेंशन पर।
तो ऑडियंस से मैं बोलूँगा कि गाइस इस बात पर लाइक तो बनता है। इवन नेहा मैम की जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जो लड़कियां देख रही हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको इंस्पायर कर सकती हैं नेहा मैम। इवन मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं इनके कंटेंट को देख रहा हूँ, एंड फिर मुझे पता चला कि मैम का स्टार्टअप भी है, एक बिज़नेस भी है, तो क्यों ना इनको अपने चैनल पर फीचर किया जाए। तो मैम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें, कोई कुछ शुरू करना चाहता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे? ओके, मैं अपनी अगर स्टोरी को लेके चलूँ तो डरना नहीं चाहिए, राइट। एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता कौन सी चीज़ क्लिक हो जाए। तो आप भी एक्सप्लोर करते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, एंड यू डोंट नो कि कब आपका कौन सा चीज़ अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो अभी अगर आपके पास टाइम है, आप घर बैठे हो, तो भले ही आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कोई स्किल सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी सीखो, बट सीखते रहो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सतीश, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ इसको शेयर करो यार। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।